नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम ने मेघालय की खास ड्रेस भी पहनी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 सालों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा परियोजनाओं को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदार रहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफी गहरी होती हैं, इसीलिए हम सभी को मिलकर इस जड़ को उखाड़ना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और कई नेता भी शामिल हुए। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ को रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में पोत का जलावतरण कराया। पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह शहर के नाम पर इस युद्धपोत का नाम मोरमुगाओ रखा गया। संयोग से ये पोत पहली बार 19 दिसंबर 2021 को समुद्र में उतरा था, जिस दिन पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष पूरे हुए थे। भारतीय नौसेना के अनुसार ये युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लैस है। नौसेना ने कहा कि पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है तथा पोत में रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर, SW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थितियों के दौरान लड़ने में सक्षम है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह साहिबगंज की बोरियों में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम रबिका पहाड़िन बताया जा रहा है, जो बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली है। शादी के बाद रबिका अपने पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर में रहा करती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दिलदार को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुट गई है। महिला का छत विछत शव कल शाम संथाली मोमिन टोला के एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया। हालांकि महिला का सिर और शरीर के कुछ अंग अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं मामले पर बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी ने भोली भाली आदिवासी युवती को फंसाकर उससे दूसरी शादी की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेटियों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया है। रविवार सुबह पुल टूटकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। 2 दिन पहले गुरुवार को इसके पिलर नंबर 2 से 3 के बीच दरार देखी गई थी। इसके बाद से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और रविवार को ये टूटकर नदी में समा गया। पुल के धंसने और गार्डर में दरार की सूचना मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तुरंत ही पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। ये पुल टूट जाने के कारण इलाके के 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खासकर किसान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मवेशियों का चारा के लिए ये पुल काफी कारगर साबित हो रहा था। वहीं इसका खामियाजा अब यहाँ के छात्र छात्राओं और बीमार पीड़ित लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। सिरोही के देव नारायण आवासीय विद्यालय में खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चे उल्टी दस्त से कुछ ही समय में बेहाल हो गए। घटना के बाद आवासीय विद्यालय में हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रशासन ने सभी को एम्बुलेंस की सहायता से सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची।
गनीमत रही कि इस समय रहते सभी को इलाज मिलने पर किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बच्चियों की सुध लेने के लिए आवासीय विद्यालय में मेडिकल की टीम पहुंची और खाने के सैंपल लिए गए। आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चियों ने मैनेजमेंट पर आरोप लगाया कि उन्हें सड़ा गला खाना दिया जाता है और आज भी कच्ची खिचड़ी बच्चों को खाने के लिए दी थी। इसके खाने के तुरंत बाद ही बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते आवासीय हॉस्टल में हो हल्ला होने लगा। लेकिन बच्चियों के परिजनों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। जाको रखे साइयां मार सके न कोई, कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले के महिया रेलवे स्टेशन पर। यहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसा, जिसे आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से बचा लिया गया। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दानापुर पुणे एक्सप्रेस गुजर रही थी। तभी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान यात्री फंस गया। गनीमत रही कि आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी, फिर तत्काल उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। यात्री को मामूली चोट आई थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। वह उठकर खड़ा हो गया और दौड़कर फिर ट्रेन की तरफ भागने लगा। यात्री उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। जिंदगी भर शिक्षा का उजियारा फैलाकर बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक शिक्षक ने अपने बेटे की सगाई में दहेज न लेकर समाज के सामने अच्छी मिसाल कायम की है। रिटायर्ड व्याख्याता ने अपने बेटे की सगाई में कार और 1.5 लाख रुपए का टीका लेने से इनकार कर दिया। साथ ही लोगों से भी दहेज न लेने और न देने की अपील की। दरअसल कोटा जिले के पीपलदा में रिटायर्ड व्याख्याता सत्यभास्कर के बेटे की सगाई 3 दिन पहले हुई है। उनके समधी कान सिंह सिकरवार अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी की सगाई करने पीपलदा पहुंचे थे। सगाई के कार्यक्रम में गांव के लोग और रिश्तेदार मौजूद थे। इस मौके पर लड़की के पिता ने जैसे ही 1,51,000 रुपए से तिलक करना चाहा तो सत्यभास्कर खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए पैसा लेने से इनकार कर दिया। उन्हें सूचना मिली कि लड़की वाले कार भी लाए हैं तो उन्होंने कार लेने से भी इनकार कर दिया। शगुन के तौर पर 1 रुपए से तिलक की रस्म पूरी करने का अनुरोध किया। सत्यभास्कर का कहना है कि समाज में प्रतिष्ठा के लिए दहेज लेना और देना स्टेटस बन गया है। इससे लड़की के माता पिता दुखी होते हैं और जैसे तैसे कर्ज लेकर बच्चों की शादी करते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार नीली झीलों का शहर उदयपुर हर साल की तरह इस बार भी नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। 2022 को विदाई देने और नए साल के स्वागत करने के लिए उदयपुर में अलग अलग थीम पर पार्टियों का आयोजन होने जा रहा है। कई होटल और रिजॉर्ट संचालकों ने पर्यावरण से जोड़कर थीम रखी है, जिससे पार्टी को आकर्षक बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश भी की जा सके। नए साल के जश्न के लिए उदयपुर में करीब 800 होटल्स पूरी तरह से बुक हैं। थीम बेस्ड पार्टी के साथ साथ देश के नामचीन बैंड भी नए साल के जश्न को और यादगार बनाएंगे। इसके लिए कई होटल्स ने म्यूजिक फेस्टिवल की तरह भी जश्न को मनाने की तैयारी की है। इसके लिए 2 दिनों तक भी आयोजन चलेंगे। होटल संचालकों की मंशा है कि पर्यटक जिस सोच के साथ उदयपुर आता है उन्हें यहाँ उससे भी अच्छा माहौल उपलब्ध करवाया जाए। सभी का मानना है कि उदयपुर अब नए साल के स्वागत के लिए देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे दिन उदयपुर के गांधी ग्राउंड में संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने अपने सुरों का जलवा बिखेरा। सारंगी पर राजस्थानी सुरों को जब सरदार खान, भावरू खान, सादिक खान, ईदू खान, हबीब खान और सिकंदर खान ने अपनी धुनों को बिखेरा तो कार्यक्रम का आगाज ही दर्शकों के दिलों को संगीत से सराबोर करते हुए रूह तक उतर गया। भारतीय लोक और फिल्मी पॉप से रघु दीक्षित ने जब अपने सुरों को बुलंद किया तो समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो उठी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध कन्नड़ गीत लोक द कालची मारुति नंती के जरिए दर्शकों से सीधा संवाद किया तो वृद्ध, युवा सहित हर वर्ग के श्रोता उनके रंग में रंग गए। उन्होंने अपने गीत लव यू चिन्ना पर युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।
आधा दिसंबर बीतने के बाद अब सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। करौली के हिंडौन सिटी के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर इस सत्र में जिले का सबसे न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहा। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री के करीब अंतर के कारण सुबह और शाम तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई स्थानों पर हल्का कोहरा भी नजर आ रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन आसमान साफ रहेगा। सुबह शाम सर्दी के साथ दिन में तेज धूप खिलेगी। आगामी 1-2 दिन बारिश की संभावना भी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस कहावत को सच कर दिखाया है भागलपुर के फतेहपुर के प्रीतम कुमार ने। दरअसल प्रीतम स्पीच ऑडियोलॉजी सहायक वाणी की सरकारी नौकरी को छोड़कर मशरूम की खेती कर रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्रीतम का कहना है कि पहले उन्होंने अपने घर में ही मशरूम की खेती शुरू की, जिससे उन्हें फायदा होने लगा, जिसके बाद प्रीतम ने इस व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा और आज प्रीतम बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती कर रहे हैं। इन्होंने गांव के कई लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण यहां काम करते हैं और ये लोग कई तरह के मशरूम की खेती करते हैं, जिनकी बाजार में काफी डिमांड है। ये मशरूम स्वाद के साथ सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। जिले के साथ कई अन्य शहरों में भी ये मशरूम सप्लाई करते हैं। बिहार के साथ साथ बंगाल के कई जिलों में मशरूम को बेचा जाता है, जिससे प्रीतम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। 21वीं सदी का भारत डिजिटल एक्सप्रेसवे पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर सजग है। जनजातियों में अलग अलग भाषाएं और समुदायों की अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा है। वहीं पाकुड़ में जनजातीय समाज के लोग आकर्षक रंगों से अपने घरों को सजाते हैं। हिरनपुर प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने एक छोटा सा पहाड़ है, जहां से आदिवासी समुदाय के लोग रंग बिरंगी मिट्टी काट कर निकालते हैं। इस मिट्टी का उपयोग घरों को सजाने और संवारने में किया जाता है। इस पहाड़ से लाल, भूरी, पीली और सफेद मिट्टी निकलती है। अभी क्रिसमस को लेकर घरों की रंगाई पुताई जारी है, जिसमें इस मिट्टी का उपयोग हो रहा है। दरअसल इस पहाड़ से निकलने वाली रंग बिरंगी मिट्टी में लाल, भूरी, पीली, सफेद मिट्टी शामिल है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये मिट्टी घरों को सुंदर बनाने में काम आती है। फिलहाल क्रिसमस के मौके पर ये लोग मिट्टी से घर की पुताई कर रहे हैं। हौसले बुलंद और मकसद पर्यावरण संरक्षण का, इसे लेकर संदेश देने इसी उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी प्रमोद कुमार सिदार निकल पड़े हैं साइकिल यात्रा पर। पर्यावरण बचाओ के संदेश को लेकर साइकिल पर प्रदेश भ्रमण करते हुए प्रमोद गरियाबंद पहुंचे। प्रमोद अब तक छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और इस दौरान वे लोगों को साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश भी दे रहे हैं। प्रमोद के गरियाबंद पहुंचने पर आदिवासी युवा प्रभाग की टीम ने उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रमोद साइकिल से अब तक 28,044 किलोमीटर यात्रा तय कर चुके हैं। बाकी 5 जिलों को भी कुछ दिनों में तय करेंगे। एलओसी से सटे इलाकों में जहां कभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से दागे जाने वाले गोलों के धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, वही क्षेत्र आज युवाओं और बच्चों के पहाड़ी, गुजारी, डोगरी और पंजाबी गीतों और नृत्य की मधुर गूंज से चहक उठा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की सरला बटालियन ने शनिवार को पहली बार नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों से सिर्फ 30 मीटर की हवाई दूरी और 2 से 2.5 मीटर की जमीनी दूरी पर बसे गांव गुलपुर के सैन्य मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम का स्थानीय लोगों ने भी जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण दिन भर अपना कामकाज छोड़कर क्षेत्रीय गीत संगीत की मस्ती में झूमते नजर आए। कार्यक्रम में नियंत्रण रेखा से सटी 4 पंचायतों के स्कूली बच्चे, युवाओं, लोक कलाकारों और शायरों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण, महिलाएं और युवक भी उपस्थित हुए। दिन भर चले इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य के साथ ही पहाड़, गोजरी, डोगरी और पंजाबी लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत करते हुए समा बांध दिया।
तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर बैलों को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मदुरई में भी बैल मालिक अपने बैलों को जल्लीकट्टू के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि बैलों को वश में करने का ये खेल कानूनी दायरे में है, लेकिन इसे लेकर उत्साह कम नहीं हो रहा। जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल पर किया जाता है। इस मौके पर मदुरई के अलंगनल्लूर, अवनियापुरम और पलामेडु में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जल्लीकट्टू के लिए बैलों को प्रशिक्षण के दौरान आहार और व्यायाम के सख्त नियमों का पालन कराया जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर चिंता जताई, लेकिन वे अपने हक में फैसले की उम्मीद रखते हैं। बैल मालिकों का कहना है कि जल्लीकट्टू के लिए 60 दिन पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। इसमें बैल को पौष्टिक आहार देना, उसके शरीर को ठंडा रखने के लिए एलोवेरा जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। मदुरई के एक बैल के मालिक मुदाकथन मणि ने बताया कि बैल रोजाना टहलते हैं और हर 2 से 3 दिन में एक बार तैरने जाते हैं। जलेबी और आस्था का ये सैलाब। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन के ब्रजधाम हवेली की हैं। यहाँ विट्ठल नाथ के जन्मोत्सव पर जलेबी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आस्था और श्रद्धा के बीच भगवान श्रीनाथ जी और भगवान गोवर्धन को प्रति वर्ष अनुसार जलेबी का महाभोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जलेबी महोत्सव के दौरान गुसाई जी महाराज से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से जलेबी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। जलेबी महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को जलेबी के महाभोग का वितरण भी किया गया। साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा अब खेती के जरिए इस दाग को धोने में जुटा है। कुंडहित प्रखंड के सालुका गांव के किसान सजल दास केले की खेती कर मिसाल बन चुके हैं। करीब 2 एकड़ की बंजर जमीन में आज केले की खेती से हरियाली लहलहा रही है। 2 एकड़ जमीन पर उन्होंने 1000 केले के पौधे लगाए हैं। सिंगापुरी केले के साथ ही इस खेत में नारियल, आम, बेर और सागवान सहित कई दूसरे पौधे भी लगाए हैं। किसान सजल दास ने युवाओं से साइबर अपराध की जगह खेती में जुटने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि सिंगापुरी केले की खेती सजल ने पहली बार की है और इसमें सफलता भी पाई है। अब उसके हौसले बुलंद हैं। कड़ी मेहनत से उसने ये कर दिखाया, जिससे वो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। सजल दास ने युवाओं को साइबर अपराध जैसे गलत रास्तों पर न जाकर केले की बागवानी करने की सलाह दी है। इससे वो घर बैठे सालाना लाखों की आमदनी कर सकते हैं। आधा दिसंबर निकल गया और अभी भी गर्मी जैसा मौसम के इस बदले तेवर ने राजस्थान में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दिसंबर में जहां सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी जगह मार्च अप्रैल जैसी गर्मी से रबी की फसलों पर संकट मंडराने लगा है। अक्सर सूखी रहने वाली राजस्थान की मिट्टी में रबी की फसल से ठीक पहले मानसून के कारण अच्छी नमी मौजूद थी। इसीलिए किसानों ने समय से पहले ही अपने खेतों में फसल की बुआई कर दी। पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्थान में गेहूं की बुआई में करीब 103%, जौ में 87%, सरसों और तारामीरा में 16%, चने में 27% और अन्य फसलों में करीब 56% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अच्छी बुआई के बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली। दिसंबर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड की जगह दिन रात के तापमान में भारी अंतर आ रहा है। पिछले 10 दिनों से राजस्थान में दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री से ज्यादा अंतर आ रहा है। दिन में अप्रैल मई जैसी 26 से 30 डिग्री तापमान वाली गर्मी पड़ रही है, तो रात का तापमान 20 से 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना नेचर पार्क लोगों की पसंदीदा सैरगाह बनता जा रहा है। ये नेचर पार्क पंडोह के साथ लगते माता बगलामुखी मंदिर के आंचल में वन विभाग ने 8 करोड़ की लागत से बनाया है। माता बगलामुखी के मंदिर में दर्शनों के लिए रोजाना आने वाले सैकड़ों लोग अब नेचर पार्क में सैर का भी आनंद उठा रहे हैं। नेचर पार्क का निर्माण पंडोह डैम के जलाशय के पास उस भाग में किया गया है जहां पर कभी माता बगलामुखी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था और यहां पूरा गांव बसता था। ये प्राचीन मंदिर और जलाशय अब पंडोह डैम में जलमग्न हो चुका है। चंडीगढ़ से यहां घूमने आए पर्यटक
पर्यटक गुरिंदर सिंह ने बताया कि नेचर पार्क में जहां उन्हें शांति और सुकून मिला, वहीं परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। वहीं स्कूल और कॉलेजों के छात्र भी बड़ी संख्या में यहां पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिले से आए स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि उन्हें नेचर पार्क आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और भविष्य में वे अन्य लोगों को भी यहां आने का सुझाव देंगे। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रविवार को भारत के 513 रनों के टारगेट का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 324 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसकी ओर से डेब्यू मैच खेल रहे जाकिर हुसैन ने शतक जमाया, वहीं कप्तान शाकिब अल हसन ने 84 रन बनाए। जीत के हीरो चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। भारत ने इस टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 150 पर ही सिमट गई थी। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 2 पारी घोषित कर दी थी। टीम इंडिया ने बांग्लादेश से लगातार चौथा टेस्ट जीता है। टीम आज तक बांग्लादेश से टेस्ट मैच नहीं हारी है। इस जीत के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। 20 मिनट 20 खबर के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।